तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ETS। हाँ, बहुत सिंपल छोटा सा नाम, आराम से याद हो जाएगा। ETS पूरा नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, आपने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था तो वहां मैंने लाइट रिएक्शन बताया था आपको। हाँ, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, सोलर एनर्जी जब क्लोरोफिल ए को आती है तो क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइटोक्रोम से मूव करते करते अपनी एनर्जी लॉस करता है और फिर वापस आता है PS फर्स्ट में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे था। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम पर, तो जब भी एनर्जी वहां रिलीज हो रही थी उसको ATP के रूप में स्टोर किया जा रहा था। तो ठीक यही काम यहाँ पे होना है। ETS ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वहां जब प्लास्टिड में ATP बन रहा था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, उसको हमने नाम दिया था फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP का सनलाइट की प्रेजेंस में बनना, ये कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये होता है प्लास्टिड में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहां पर जब रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां पर भी ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको दिखाई देगा एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम पर। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होगा उसका एनर्जी रिलीज होगा और उस एनर्जी से ATP बनाया जाएगा। यहां पर चूंकि ये पूरा काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, हमने देखा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे तो यहां पर भी ATP बनेगा। इसको हमने नाम दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये जो आपका ATP बनना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वाकई में ETS क्या है? ETS एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ATP बनाई जा रही है। अब सवाल ये आता है कि यहां पर कौन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कौन उन इलेक्ट्रॉन को वापस लेगा और कब कब ये ATP बनाई जाएगी। ठीक है, बस यही चीज हमको समझना है। यहां पर अभी आपने बहुत सारे ऐसे नाम बार बार सुन रहे, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही कुछ नाम मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। तो अभी तक हमने रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले हुआ था हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम बहुत फेमस है जो आपको याद रखना चाहिए, शायद मैंने पहले नहीं बताया था। इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। EMP। EMP क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस था जिसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बना था, ये प्रोसेस, ये कौन कौन से स्टेप में कैसे कैसे बनता है, ये जो स्टेप्स आए थे, इनको सबसे पहले 3 साइंटिस्ट ने समझाया था हमको और उन्हीं तीनों साइंटिस्ट का नाम के आधार पर ये EMP डला है। E से एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था इम्बडेन। इम्बडेन, हाँ, इम्बडेन। और M से जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मेयरहॉफ। मेयरहॉफ। और P था पारनास।
पारनास। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा प्रोसेस बताया हमको कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को एक नाम और दिया गया ईएमपी पाथवे या इम्बडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे। तो ये थोड़ा सा नाम हमको याद रखना है। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एक प्रोसेस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस के बाद, एक लिंक रिएक्शन आई, उसको तो कोई खास ऐसा नाम नहीं दिया, लिंक रिएक्शन एक आई थी है? और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि क्रेब्स नाम के व्यक्ति ने ये पूरा साइक्लिक इवेंट हमको समझाया था। इसको हमने सिट्रिक एसिड साइकिल भी नाम दिया था, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये थोड़े से कुछ नाम हैं जो कंफ्यूज आपको करेंगे, आप थोड़ा दिमाग में इनको डालिएगा, बहुत सिंपल है। अब हमको क्या पढ़ना है? क्रेब्स साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा कि जब जब CO2 रिलीज हो रहा था, CO2 रिलीज हो रहा था तो वहां पर हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही थी। हाइड्रोजन भी तो रिमूव हो रही थी, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था NAD ने, और ये हाइड्रोजन को लेने के बाद बनाया था NADH2। ये वो प्रोडक्ट है NADH2, ये वो प्रोडक्ट है जो आगे चलकर हमको ATP बनवाएगा। मैं बार बार आपको यही हाईलाइट करता आ रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस में भी बने थे NADH2, क्रेब्स साइकिल में भी बने थे NADH2। क्रेब्स साइकिल में तो FADH2 भी बना था, FADH2 भी बना था। हाँ, तो ये FADH2 ये क्या है? ये भी ATP बनाएगा। और आपको अभी जब हम ETS पूरा समझेंगे तो ETS में कैसे NADH2 ATP बनाता है, कैसे FADH2 ATP बनाता है, जब ये समझ जाएंगे हम लोग तो फिर मालूम चलेगा कि एक NADH2 3 ATP बनवा सकता है और एक FADH2 2 ATP बनवा सकता है। ये आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हमको देखना है ऑक्सीडेशन। तो कैसे यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे यहां पर ATP बनाई जाएगी, वही हमको जानना है। चलिए तो सीधा सीधा हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये पूरी प्रोसेस कहां हो रही है। ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की ये अंदर वाली मेम्ब्रेन मैंने बनाया, और अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरह से मैंने एक बना दिया। इनर फोल्डिंग्स होती है जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम लगे होते हैं, जो आपके बुक में अभी थोड़ा इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर मैट्रिक्स है, यहां पर क्या है? मैट्रिक्स। यहां पर अभी क्रेब्स साइकिल हुआ था मैट्रिक्स में, और क्रेब्स साइकिल में यहां पर NADH2 बना दिया गया, यहां पर FADH2 भी बनाया गया, और जो बाहर ग्लाइकोलाइसिस हुआ था वहां का NADH2 जो बना था वो भी इसके अंदर आ जाएगा और वो भी यहां पर मौजूद हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि इससे आखिर ATP कैसे बनेगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ही क्रेब्स साइकिल होता है, यहां ऑक्सीजन मौजूद होना है, लेकिन अभी तक ऑक्सीजन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ना तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन काम आई, ना लिंक रिएक्शन में ऑक्सीजन काम आई, ना पूरे क्रेब्स साइकिल में हमने कहीं ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, कहीं पर भी नहीं किया। वो अब इस्तेमाल होगी एकदम लास्ट में, जब ETS चलेगा तो बिल्कुल लास्ट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। होगा कैसे? ये जो NADH2 है, ये जो NADH2 है, ये हाइड्रोजन आयन जब रिलीज करेगा, H आयन जब रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। H आयन और इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, और ये H आयन को फाइनली कौन ले लेगा? ऑक्सीजन लेगा और बनाएगा H2O, पानी बनता है। हमने देखा जब ग्लूकोज टूटता है C6H12O6, तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो तो हमने बार बार निकालते रहे हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड लिंक रिएक्शन में निकाली और 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में निकाली, लेकिन पानी अभी तक नहीं बना था। पानी अब बनता है यहां लास्ट में। इन हाइड्रोजन को कौन रिसीव करेगा, एच आयन को कौन रिसीव करेगा, वो रिसीव करता है आपका ऑक्सीजन। तो यहां पर लास्ट इवेंट में बनेगी O2 और बनती हैं आपके एटीपी। तो ईटीएस में ये काम होना है। ये काम तो अभी तक हो चुका था। चलिए अब सीधा सीधा सिंपल बात करते हैं। ये जो NaDH2 है, ये जो मैट्रिक्स में डले हैं, यहां पर मान लीजिए NaDH2 आया। अब अंदर कोई ऐसा केमिकल बैठा है जो इसके हाइड्रोजन को जबरदस्ती ले रहा है, या हम ये कहें NaDH2 अपने हाइड्रोजन को इसको देगा। ये कोई पावरफुल केमिकल है जो इसके हाइड्रोजन को ले सकता है। जब हाइड्रोजन इसके पास आएंगे तो ये हाइड्रोजन को दूसरी जगह दे देगा। इलेक्ट्रॉन्स भी दिए, हाइड्रोजन भी दिए, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स यहां से कुछ होंगे तो H आयन को तो यहीं छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा। और जैसे जैसे साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे एटीपी बनेगा। एटीपी कैसे बनेगा, एक्चुअली यहाँ H आयन ये अंदर कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है और जब ये यहां से रिलीज होके बाहर आएंगे, ग्रेडियंट बन जाएगा अंदर। यहां पे H आयन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी और जब अंदर ग्रेडियंट बढ़ेगा तो यहाँ एटीपेज एंजाइम जो होगा वो उससे एटीपी बनाएगा। ये H आयन बाहर फिर निकलेंगे। हमने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वहां पर भी यही था। वहां पर क्या था कि एक जो थाइलेकॉइड थी, थाइलेकॉइड के अंदर H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी और जब ये H आयन बाहर रिलीज हो रहे थे स्ट्रोमा में, तब वहां एटीपी बनाया जा रहा था। आपको याद आ गया होगा। ठीक ऐसे ही यहां पे क्या हो रहा है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में H आयन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और जब ये H आयन मूव करके वापस मैट्रिक्स में आते हैं तो फिर यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी उससे एटीपी बनाया जाएगा। यहां पर एटीपी बनेगा। चलिए अब मैं थोड़ा सिस्टमेटिक आपसे बात करता हूं। अब इतना तो समझ में आया होगा कि साइटोक्रोम कहां होंगे। साइटोक्रोम होते हैं इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ये जो दोनों मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहां पर साइटोक्रोम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। NaDH2 बाहर से जा रहा है और H आयन को अंदर छोड़ेगा और उसका इलेक्ट्रॉन यहां मूव करने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिक आपको समझाऊं। आपको एक लाइन याद करना है, अगर वो लाइन याद है तो आपको ETS बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहां पे एक सिंपल सी बात करता हूं। आप केवल ये सीक्वेंस याद रखिएगा, NaDH2 FaDH2, फिर ये लाइन आप बस केवल याद कीजिएगा, आपको सब सिंपल याद हो जाएगा। यहां पे लिखना है UB क्विनोन, UB क्विनोन। ठीक है, UB क्विनोन के बाद हम लोग बात करेंगे साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद हमको याद करना होगा साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1, बस ये सीक्वेंस याद करना है और कुछ नहीं है, बस मैं आपको पूरा समझाऊंगा। हाँ, फिर आपको याद करना है साइटोक्रोम C। ये C1 था, ये C है। फिर इसके बाद आपको लिखना है साइटोक्रोम A और फिर आपको लिखना है साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3। अगर इतना याद हो गया तो बस आपका ETS याद हो जाएगा। कितना सा याद करना सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना सा याद करना है। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम का वो सीरीज मैंने बताया। साइटोक्रोम आपके एक्चुअली ये वाले साइटोक्रोम है, ये साइटोक्रोम है। साइटोक्रोम बी से शुरू हो रहा है, B C1C
A3, बस इतना याद करना है, B C1CA3। ये सीक्वेंस अगर याद होगा तो आपको ETS याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर तो यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोन FADH2 और NADH2 के हाइड्रोजन को जबरदस्ती खींचने की पावर रखता है। ये यूबिक्विनोन, ये इनके हाइड्रोजन को इनसे अलग कर सकता है। और हाइड्रोजन जब अलग होगा, देखिए ये क्या होता है, NADH2 मान लीजिए है, ठीक है। अगर कोई यूबिक्विनोन की यहां बात करते हैं, यूबिक्विनोन, तो ये क्या करेगा, NADH2 को तो बना देगा NAD आयन, प्लस 2 H आयन इसके अलग कर दिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके अलग कर दिए, इनको सबको तोड़ देता है। कौन तोड़ने की पावर रखता है, यूबिक्विनोन। कहां होता है, दोनों मेम्ब्रेन के अंदर। तो इधर जब ये मान लीजिए ये आपका इस तरह की क्रिस्टी है, यहां NADH2 था, तो यहां जब यूबिक्विनोन के संपर्क में जब ये आएगा तो ये अंदर क्या कर देगा, अंदर H आयन बना देगा और इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले लेगा और NAD आयन को वापस बाहर कर देगा। NAD आयन यहीं बाहर हो जाएगा, केवल हाइड्रोजन अंदर ले लिए, एक्चुअली वो H आयन और इलेक्ट्रॉन्स अंदर ले लिए और NAD आयन आपका बाहर हो जाएगा। तो ये अगर सीक्वेंस याद है तो ETS आपका एकदम से क्लियर हो जाना है। अब मैं थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक डायग्राम बना रहा हूं, वो आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक बना रहा हूं, आप भी इसको बनाने की बाद में कोशिश कीजिएगा। पहले मैंने शुरू करना है NADH2 से, NADH2, ये जब अपने हाइड्रोजन को दे देगा तो ये खुद बन जाएगा NAD आयन, ठीक है। अब यहां पर अगर NADH2 अपने हाइड्रोजन को देगा और खुद NAD आयन बनेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो जाएंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके H आयन को ले लेगा यहां पर FAD आयन। FAD आयन है, वो बोलता है तुम्हारे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये तो चेंज हो जाएगा NAD आयन में, NADH2, और इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, FAD आयन, और FAD आयन इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन जाएगा FADH2। ध्यान देना क्या हुआ, ये कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है और इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, FAD ने, और FAD फिर बन गया FADH2, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर कौन बैठा है, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन ये बोलता है, यूबिक्विनोन ऐसा करो तुम्हारे हाइड्रोजन मुझे दे दो, तुम तो वापस ऐसे ही हो जाओ, और तुम्हारे हाइड्रोजन मैं ले लेता हूं, तुम्हारे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं। ये बोलता है कि हाइड्रोजन को तो तुम अलग करो और इलेक्ट्रॉन बस केवल मुझे दे दो, ठीक है। अभी तो फिलहाल यहां पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों लेगा। तो ये मान लीजिए यहां पर जब ले रहा, पहले ये ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में था, अब ये रिडक्शन कंडीशन में आ जाएगा। यूबिक्विनोन यहां पर जा चुके हैं, इसके H आयन भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, H आयन और इलेक्ट्रॉन इसके जो निकले वो इसने ले लिए और यहां पर भेज दिए, ठीक है। ये दो चीज इसने ले लिया, ये पहले ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में था, अब रिडक्शन कंडीशन में हो गया। अब यूबिक्विनोन क्या करता है, यूबिक्विनोन इसको यहां पर आगे कौन मिलता है, साइटोक्रोम बी मिलता है। ये बोलता है कि ऐसा करो साइटोक्रोम बी तुम ये सब ले लो, मैं तो वापस ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में आना है मुझे तो। अब साइटोक्रोम बी जो है, साइटोक्रोम बी, ठीक है। अब ये यहां पर इनको ले लेगा, किनको, केवल इलेक्ट्रॉन को लेगा, साइटोक्रोम केवल इलेक्ट्रॉन को लेगा, बोलेगा तुम्हारे हाइड्रोजन तो भैया तुम अंदर कर लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये H आयन हो गए बाहर और केवल इलेक्ट्रॉन आ गए इधर। अब यहां पर
Fe+3 इसके पास होता है, इस साइटोक्रोम के पास। वो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और बोलेगा मैं खुद Fe+2 बन जाता हूं। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए हाइड्रोजन कहां निकाल दिए, हाइड्रोजन यहां पे निकाल दिए। दो हाइड्रोजन थे एक्चुअली, तो ये दो हाइड्रोजन यहां निकल गए। यहां पर भी ये दो दो अगर बनाओगे तो दो Fe+3 थे, तो दो इलेक्ट्रॉन लेके दो Fe+2 बन जाएंगे। ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा, मैं इतना बैलेंस करके नहीं चल रहा हूं, बस मुझे केवल कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, ये दो H आयन आपके यहां बाहर निकल गए। अब ये जो साइटोक्रोम बी है, अब ये Fe+3 था इसका, ये Fe+2 हो गया, इसके पास अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बोलता है कि मुझे तो वापस Fe+3 में आना है, और ये इलेक्ट्रॉन कोई और ले लो भाई। हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये किसी और को दे देगा। अब ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन? अगला कौन आएगा साइटोक्रोम बी के बाद? साइटोक्रोम बी के बाद कौन आएगा? साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 आएगा। ये बोलेगा कि साइटोक्रोम सी, इसके पास यहां Fe+3 था, ये बोलता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मुझे दो, मैं खुद Fe+2 बना लेता हूं। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम यहां पे पहुंच गए। ये भी आगे ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन, खुद वापस Fe+3 में आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा, अगला कौन है? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब यहां Fe+3 था, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Fe+2 बना लिया। ठीक है, अब साइटोक्रोम सी भी होल्ड नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को। ये बोलता है कि भैया मुझे भी ये देना है इलेक्ट्रॉन, तो हाँ, तो ये इसने वापस चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने एक दूसरे साइटोक्रोम को। और दूसरा साइटोक्रोम यहां पे कौन था? यहां पे था साइटोक्रोम ए। साइटोक्रोम ए, और साइटोक्रोम ए के पास भी Fe+3 था, वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Fe+2 बन गया। भैया ये समझना है, बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं घबराना है। ये सब साइटोक्रोम कहां लगे हैं? दोनों मेम्ब्रेन के अंदर सीक्वेंस में लगे हैं। वहां पे भी तो यही हो रहा था लाइट रिएक्शन में। वहां फेरिडोक्सिन ने जब इलेक्ट्रॉन लिए तो साइटोक्रोम B6 के पास गए, B6 के पास फिर बाद में F को गए, F के बाद प्लास्टोसाइनिन से होते हुए वापस आए थे। थोड़ा वहां याद करना है, यहां पे एक सीक्वेंस याद करना है। अब ये साइटोक्रोम ए बोलता है कि भैया मेरे पास भी पावर नहीं है इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखने की, ऐसा करो अब मैं वापस कन्वर्ट हो जाता हूं Fe+3 में, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले कोई और ले लो। अब यहां आगे कौन बैठा है? साइटोक्रोम A3। A3 बैठा है। क्लियर हो गया? अब यहां पर साइटोक्रोम A3 ने, ये Fe+3 था, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Fe+2 इसके पास हो गया। सभी साइटोक्रोम के पास ये है। अब ये भी बोलता है कि भैया मैं भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, मैं तो वापस उसी पोजीशन में आऊंगा, और ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है तुम इनको कहीं ले जाओ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल के बाहर फेंक दिया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, कहां? उस मेम्ब्रेन के अंदर ही। हाँ, मेम्ब्रेन के अंदर आ गए ना। मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे कि बाहर आएंगे? ये देखिए, ये वाली पोजीशन है। यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर किए, एंटर करते करते इलेक्ट्रॉन पहुंचे, और यहां पर क्या होगा? H आयन यहां पे मौजूद है। अब यहां पर भी बाहर जब ये रिलीज होके आ रहे, एटीपी बना रहे H आयन, तो H आयन तो बाहर भी है। ये इलेक्ट्रॉन चले गए बाहर, बाहर मौजूद है H आयन। H आयन मौजूद है ना बाहर। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी आ गए, H आयन भी आ गए, और ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो पूरा काम हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ऑक्सीजन यहां पहले से मौजूद है, अब जाकर लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन काम आ रही है। बोल रही है कि ऐसा करो, ये तुम्हारे हाइड्रोजन मुझे दे दो, इलेक्ट्रॉन भी मुझे दे दो,
और हम बनाएंगे H2O। एक्चुअली ये हाफ मॉलिक्यूल O2 अगर मैं यूज करता हूं तो ये बन जाएगा H2O। ये पानी बनता है, ये इसका प्रोडक्ट है। तो ये रास्ता अगर आपको समझ में आया कैसे 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 ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक साइटोक्रोम से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और साइटोक्रोम लगातार ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। Fe+3 जब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो 2 बन जाएगा, 2 वाला अगले को दे देगा तो वापस खुद 3 हो जाएगा और दूसरे को 3 वाले को 2 कर देगा। अब यहां पर देखिए एक ट्रिक है इसको देखने के लिए। देखिए ये 2 तीर के निशान एक साथ, 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 ऐसे करके अगर आप थोड़ा इनको ध्यान रखेंगे तो देखिए कितना सिंपल है। लगातार 2 तीर के निशान एक साथ ले आओ, फिर ऊपर 2 ले जाओ, फिर नीचे 2 ले आओ। आप ऐसे थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करना, ये सीक्वेंस याद करना, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, A3 इलेक्ट्रॉन दे देगा सीधा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन इधर से ले लेगा H आयन जो अभी रिलीज हुए थे, NADH2 ने निकाले थे, FADH2 ने निकाले। अब देखिए NADH2 आया तो यहां पर ये जो स्टेप है, जब NADH2 अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन FAD आयन को देता है तो इतने एनर्जी रिलीज होती है कि यहां ATP बनाया जाता है। इस जगह पर एक ATP बनता है, ठीक है। और FAD आयन यूबिक्विनोन को दे रहा है, और यूबिक्विनोन जब H आयन को रिलीज कर रहा है, यहां पर इसने क्या किए, H आयन रिलीज किए, यहां पर H आयन रिलीज किए और इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर किए। अब जो अगला ATP निकलता है वो निकलता है जब B से C1 पर जाता है। यहां इस स्टेप पर इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है कि यहां पर भी ATP बनाया जाता है। ध्यान देना किस किस के बीच में ATP निकल रहा है, B और C1 के बीच में भी एक ATP निकलता है, और लास्ट में एक ATP निकलता है जब A से A3 पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहां पर भी एनर्जी निकलता है, यहां पर भी ATP बनता है। अब देखिए अगर आपका सबस्ट्रेट यहां से एंटर कर रहा है तो एक ATP, 2 ATP और 3 ATP बनवा देगा। अगर NADH2 के रूप में हाइड्रोजन आया है तो 3 ATP बनवाएगा। लेकिन आपने बोला कि भैया हम तो यहां से एंटर करना है, हमारे पास तो FADH2 है, तो FADH2 को तो यहां से एंटर करना है, FADH2 FADH में चेंज होगा, यूबिक्विनोन बनेगा। तो यहां से जब यात्रा शुरू करेगा तो ये केवल 2 ही ATP बनाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि जब FADH2 इन्वॉल्व होता है तो 2 ATP के बराबर एनर्जी यहां रिलीज होगी, और जब NADH2 के रूप में निकलता है तो 3 ATP बनवाता है, ठीक है ना। तो ये जब ये बाकी में क्या है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरा काम हो रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और सफिशिएंट मात्रा में जब ये साइटोक्रोम से जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे मूव कर रहे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एनर्जी रिलीज होती जाती है, होती जाती है, और उसी से फिर ATP बना लिए जाते हैं। एनर्जी को ही तो स्टोर किया जाएगा ATP के रूप में। तो ये ओवरऑल एक पूरी प्रोसेस थी जो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आई होगी। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है, थोड़ा याद करना है। 5 नंबर का यहां से सवाल बनता है, ETS को एक्सप्लेन करो विद स्केच डायग्राम। आपकी बुक में स्केच थोड़ा सा अलग ढंग से दिया है, वो बहुत कंफ्यूज करता है। आप अगर इसको थोड़ा याद करेंगे तो आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए फायदा रहेगा। हाँ, आप सीधा सिंपल कंसेप्ट समझो कि NADH2 कैसे 3 ATP बनवा देगा, और FADH2 क्यों 2 ATP बनवाता है, क्योंकि एक ATP तो यहीं पर बन जाती है, इतनी एनर्जी यहां रिलीज होती है। और यहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहां पर साइटोक्रोम है, यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। H आयन तो यहां पे आ रहा है, और ये H आयन का जब हाई कंसंट्रेशन यहां ATP से रिलीज होगा
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है तो एटीपी यहां रिलीज हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, उस एनर्जी इसी को तो स्टोर किया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल पूरी प्रोसेस थी जिसे हम बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, बनाई जाती हैं एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एक ओवरऑल पूरा बैलेंस शीट अगर हम निकालें कि रेस्पिरेशन में क्या क्या और कैसे कैसे क्या क्या बना और कितना एटीपी लगभग बेनिफिट होता है, हालांकि ये मैं बार बार आपको समझाता आ रहा हूं कि क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से शुरू कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज था। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बना, चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 2 NADH2 बने थे, ठीक है, 4 ATP बनी थी और -2 ATP खर्च हुई थी। ये हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस। फिर आ गए हम लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, 2 NADH2 बने थे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं, 2 NADH2 यहां बने थे। फिर आ गए हम क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में क्या बना था, याद करो। क्रेब्स साइकिल में आपके बने थे 3 NADH2, 1 FADH2, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे ना, 3 और 3 6 हो जाएंगे, दो बार होगा ना ये, तो 6 NADH2 और 2 FADH2 और 2 GTP बना था। अब जब ये ETS में एंटर करेंगे तो देखिए ये जब ETS में एंटर करेगा तो बन जाएंगे 6 ATP, ये 4 ATP ऐसे के ऐसे यूज हो जाएंगे, -2 ATP आपके ये तो खर्च होना ही है, ठीक है। और यहां से आप बात कीजिए तो NADH2 एक NADH2 3 ATP बनाता है तो 6 ATP ये बन जाएंगे और 18 ATP ये बनेंगे आपके, और ये एक FADH2 2 बनाता है तो 4 ATP ये बना देंगे और 2 GTP मतलब 2 ATP ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये 2 ATP से इस 2 ATP को फिलहाल काट देते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल कितना बना, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 दूनी 32, 33 34, 34 और 4 38 ATP बन सकती है अगर एक ग्लूकोज सीक्वेंस में लगातार केमिकल इसके चेंज होते जाएं तो, ठीक है। कुछ बुक में आपको 36 ATP बनते हुए भी बताया जा सकता है, 36 ATP। ये 36 भी सही है और 38 भी सही है, इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लाइकोलाइसिस का NADH2, ये जो 2 NADH2 हैं, जब ये ETS के लिए अंदर जाते हैं तो इनको यहां कौन सा कैरियर प्रोटीन अंदर करता है उसके आधार पर ये डिपेंड करता है कि क्या बनाना है। यहां 2 अलग अलग कैरियर है, अगर एक नॉर्मल कैरियर से गए तो वो NADH2 अंदर 3 ATP बनवा देगा, और अगर वो एक डिफिकल्ट वाले रास्ते से गए तो उनकी एनर्जी यही बहुत खर्च हो जाएगी और केवल वो 2 ATP ही बनवा पाएगा अंदर जाने के बाद। तो इसीलिए ये 2 ATP का डिफरेंस आ जाता है। यहां कुछ कैरियर प्रोटीन, ये जो NADH2 का मूवमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर एनर्जी ज्यादा खर्च हो गई तो 2 ATP ही बनवा पाएगा, अगर कम खर्च हुई तो 3 बनवा देगा। तो इसलिए 2 ATP का ये डिफरेंस आ जाता है। हम तो नॉर्मल मान रहे हैं कि भैया वो आराम से पहुंच गया तो 3 बना रहा है तो 38 ATP बनेगा।
हायर स्टैंडर्ड बुक में 38 एटीपी का ये मान के चलते हैं, लेकिन कभी भी रेस्पिरेशन में ये रास्ता एक साथ सीक्वेंस में नहीं होता, क्योंकि कुछ केमिकल लगातार अंदर बाहर से भी आ सकते हैं किसी भी स्टेप पर, और अंदर के केमिकल लगातार बाहर भी जा सकते हैं। तो कभी भी एक सीक्वेंस में तो नहीं होता, लेकिन एक आइडियल अगर हम पाथ माने तो लगभग एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 एटीपी के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। अब हम बात करें कि जिन्होंने अनएरोबिक रेस्पिरेशन किया, फर्मेंटेशन किया, वहां पर क्या होता है। तो देखिए, जिन्होंने फर्मेंटेशन किया वहां पर तो केवल ग्लाइकोलाइसिस हुआ और वहां पर 4 एटीपी बनी और 2 एटीपी खर्च हो गई, तो केवल 2 एटीपी से वो काम चलाते हैं। हालांकि इनके अंदर भी जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है वहां 2 NADH2 तो बने हैं, वो बहुत धीरे धीरे स्लो टूट सकते हैं और थोड़ा बहुत एनर्जी वहां रिलीज होता है। ये माना जाता है कि फर्मेंटेशन में केवल 7% एनर्जी ही रिलीज हो पाती है ग्लूकोज की, केवल 7%। अगर फाइनल आपको एनर्जी निकालना है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही निकल पाएगी और वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही निकल पाएगी। तो बस केवल इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आज का एक टॉपिक था जिसमें हमने बात किया कि ETS कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ATP बनाने का पावर हाउस है, और ATP सेल के लिए एनर्जी का कॉइन कहलाता है। करेंसी ऑफ एनर्जी या सेलुलर करेंसी क्या है, वो ATP ही माना जाता है, हाँ? तो ATP कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों बनाता है, क्योंकि वो सभी एंजाइम्स जो इन केमिकल प्रोसेस के लिए आवश्यक हैं वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ETS कहां होता है, ETS होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं साइटोक्रोम, वहीं पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे ETS। इसमें भी कंफ्यूज करता है, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहां होता है, मैट्रिक्स में। ETS कहां होता है, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के बीच में, इंटर मेम्ब्रेनस सिस्टम वहां होता है, ठीक है। तो ये भी आपको एकदम क्लियर याद रखना है, क्योंकि यहां से भी आपको कंफ्यूज करता है। अब बहुत कम छोटा सा पार्ट एक बचा है, एम्फीबॉलिक पाथवे। ये जनरली मैं आपको समझा दिया, फिर भी कल हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। कल छोटी सी क्लास होगी, उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस केवल इतना, ठीक है, ओके।